हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली आज हम जर्नल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? सो दिस इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हमने सॉल्व सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए एंड ये अनसॉल्व में से हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। सो वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस from our textbook. So we are completing the whole textbook, right, in our lectures. तो हमने solved example भी सारे solve किए and unsolved example भी हमने सारे solve किए। मतलब ये सब solve करने के बाद हमारे सारे unsolved या practical question भी complete हो जाएंगे and आज हमारा journal entries का topic भी complete हो जाएगा। कल से या कल के lecture से we are going to start with a new topic, right? तो कौन सा topic है कल के lecture में हम देखते हैं, right? तो आज concentrate करते हैं on इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल नंबर 9। तो वो क्या कह रहे हैं? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइज। तो हीरो एंटरप्राइजेस की बुक्स में हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज देनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा? जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा, ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइज, नेक्स्ट लाइन पर जर्नल, राइट, डेट कॉलम में अप्रैल 2009, राइट। तो फिर से अप्रैल 2009, अप्रैल इज द स्टार्टिंग मंथ ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। तो वो कह रहे हैं डेबिट बैलेंसेस on 1st April 2019, कैश एट बैंक 80,000, सन्ड्री डेटर्स में राम 20,000 है, रहीम 30,000 है, प्लस उनके पास स्टॉक 55,000 है, बिल्डिंग 1,50,000 है। सन्ड्री डेटर्स मैंने आपको बताया था, सन्ड्री डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसा आना बाकी है। तो यहां पर सन्ड्री डेटर में राम एंड रहीम हमारे दो डेटर्स है, मतलब मुझे राम से 20,000 आने हैं एंड रहीम से 30,000 रुपए आने हैं। सो दिस आर माई टू डेटर्स। तो दोनों मिला के मेरे सन्ड्री डेटर्स, यानी कि मुझे दोनों मिला के 50,000 आने। बट हम एंट्री करते हो राम की एंट्री अलग करेंगे, रहीम की एंट्री अलग करेंगे। मतलब अगर मैं डेबिट के एलिमेंट, अगर डेबिट के ओपनिंग एलिमेंट्स में निकालता हूं तो उसमें कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, राम है, रहीम है, स्टॉक है एंड बिल्डिंग है। मतलब टोटल 6 आइटम है ऑन द डेबिट साइड, राइट। अगेन उसके नीचे दिया है क्रेडिट बैलेंस ऑन 1st April 2019। क्रेडिट बैलेंस यानी कि 1 अप्रैल के दिन मेरे पास क्रेडिट में कौन कौन था? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में सपना एंड रोहित है। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब कौन? जिनको मुझे पैसा देना बाकी है, जिससे मैंने कुछ सामान उधार खरीदा है एंड मुझे उनको पैसे देने बाकी है। तो ऐसे लोगों को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। तो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर देयर इज सपना 20,000 एंड रोहित 20,000, राइट। एंड साथ ही साथ बैंक लोन में भी 50,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट में देयर आर 3 आइटम्स, स्वप्ना, रहीम, स्वप्ना, रोहित एंड बैंक लोन। इज इट क्लियर? तो डेबिट में 6 आइटम है, क्रेडिट में 3 आइटम है। ये ओपनिंग बैलेंसेस है। तो हमने लास्ट 2 सम्स में ओपनिंग बैलेंसेस पढ़ा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नए साल की शुरुआत विद ओपनिंग बैलेंस के साथ करनी पड़ेगी। एंड मुझे यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? कंपलसरी ओपनिंग बैलेंस दिया है तो कंपलसरी आई हैव टू फाइंड आउट दी कैपिटल, राइट। तो मुझे कैपिटल फाइंड आउट करना है आफ्टर राइटिंग दी ओपनिंग बैलेंसेस। तो कैसे? तो मैं शुरुआत करता हूं 1 तारीख की मेरी एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। डेबिट एलिमेंट्स को मैं पहले लिख रहा हूं या डेबिट बैलेंसेस को मैं पहले लिख रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, राम अकाउंट डेबिट 20,000, रहीम अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 55,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,55,000, राइट। तो ये मेरे 6 डेबिट एलिमेंट्स हो गए, राइट। अब मैं क्या करूंगा? क्रेडिट के 3 आइटम्स को नीचे लिखूंगा। टू स्वप्ना अकाउंट 20,000 क्रेडिट है, इसलिए टू स्वप्ना क्रेडिट कॉलम में चली गई 20,000। टू रोहित अकाउंट 30,000, यस और नो, एंड टू बैंक लोन अकाउंट 50,000। ये क्लियर है? तो मैंने डेबिट के 6 एलिमेंट्स लिख लिए, क्रेडिट के 3 एलिमेंट लिख लिए, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया हमेशा? प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंट्री, डेबिट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट की टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होनी चाहिए। बट बिंग ओपनिंग बैलेंसेस ये सेम नहीं है क्योंकि कैपिटल की फिगर मिसिंग है। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, राइट, टेक योर टाइम, कैपिटल फाइंड आउट करो, फिर वीडियो का अगला पार्ट देखो। तो अभी इमीडिएटली क्या करना है आपको? वीडियो को पॉज करना है, कैपिटल फाइंड आउट करना है, फिर वीडियो को प्ले करना है, राइट। चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो सबको अपना अपना कैपिटल मिला क्या? अगर मिला होगा तो चेक करो मेरे आंसर के साथ आपका कैपिटल मैच हो रहा है नहीं, राइट। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो डेबिट के मेरे 5 आइटम्स है, क्या क्या है मेरे पास? बैंक 80,000, डेटर्स 20,000, डेटर्स में राम 20,000, रहीम 30,000, स्टॉक 55,000 एंड बिल्डिंग 1,50,000। तो देयर आर
5 आइटम्स ऑन द डेबिट साइड, यस और नो, बैंक, राम, रहीम, स्टॉक एंड बिल्डिंग। तो इन 5 आइटम्स को अगर मैं ऐड करता हूं 80 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 55 प्लस 1,50,000, तो डेबिट आइटम्स की टोटल आ रही है 3,35,000। एंड क्रेडिट में 3 एंट्रीज है 30,000, 20,000 एंड 50,000, तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो उनकी टोटल आ रही है 1 लाख। तो डेबिट की टोटल है 3,35,000 एंड क्रेडिट के 3 आइटम्स की टोटल है 1 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस आई विल टेक 3,35,000 माइनस 1 लाख इज 2,35,000 बिकेम माई कैपिटल। तो मैं क्रेडिट में चौथा आइटम इंट्रोड्यूस करूंगा एज टू कैपिटल अकाउंट 2,35,000। तो जब भी आपको साल के शुरुआत के ओपनिंग बैलेंस दिए जाएंगे तो कैपिटल यू हैव टू कैलकुलेट ऑन योर ओन। वो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको क्लू नहीं देंगे कि कैपिटल मिसिंग है, वो आपको लॉजिक अप्लाई करना है। इट इज इनडायरेक्टली गिवन कि ओपनिंग बैलेंसेस है मतलब कैपिटल आपको खुद से निकालना है। इज इट क्लियर? तो ये हमने लास्ट 2 सम्स में भी इसी प्रकार से क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस दिया था तो हमने कैपिटल फाइंड आउट किया था, राइट? तो क्लियर है कैसे कैपिटल मिला। डेबिट के सारे आइटम्स की टोटल 3,35,000, राइट? फिर मैंने क्रेडिट के 3 आइटम्स की टोटल ली, उनकी टोटल आ रही थी 1 लाख। तो 3,35,000 माइनस 1 लाख इज नथिंग बट 2,35,000 एज माई कैपिटल। तो मैंने क्रेडिट में लिख लिया, कैपिटल ऑलवेज कैरीज क्रेडिट बैलेंस, राइट? ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो टू कैपिटल 2,35,000। नीचे नरेशन मिलूंगा बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये सारे बैलेंसेस है जो पिछले साल बचे थे, पिछले साल से मैं इस साल आगे लेके आ रहा हूं। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन में कुछ नई ट्रांजैक्शन नहीं है, ज्यादा नई ट्रांजैक्शंस नहीं है, राइट? तो कुछ ट्रांजैक्शन, ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं एंड जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बस उसी को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन है वो कह रहे हैं परचेस गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड को लेस 10% डिस्काउंट। सिंपल ट्रांजैक्शन है, प्रशांत एंड को से 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा, राइट? कैसे खरीदा है तो उन्होंने नहीं कहा है एंड प्रशांत एंड को का नाम दिया, मतलब उधार खरीदा है, यस और नो? तो 1.5 लाख रुपए का माल आपने प्रशांत एंड को से उधार खरीदा, बट उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट काट के खरीदा। तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, ये आपको आना चाहिए, तो इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, राइट? तो मैं उसके लिए जगह छोड़ के फिर अगली ट्रांजैक्शन पर चल रहा हूं। 4 तारीख की ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। तो पहले ट्रांजैक्शन में कह रहे थे कि आपने प्रशांत एंड को से गुड्स खरीदा, चौथे वाले ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं, 4 तारीख की ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं कि आपने अमित शर्मा को गुड्स बेचा, उधार बेचा। तो ये भी सिंपल ट्रांजैक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट काट के डायरेक्टली अमाउंट लिखनी है, यस और नो? तो ये भी आपको करना है एज अ होमवर्क। चलते हैं 9 तारीख की ट्रांजैक्शन, वो क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख एट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। वो कह रहे हैं आपने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, राइट? उसके पैसे आपने NEFT से इमीडिएटली पे किए, बट साथ ही साथ 28% की क्या हो रही है, GST भी लग रही है, राइट? तो ये ट्रांजैक्शन इजी है, आप कर सकते हो, लेकिन ये मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि 20 तारीख की ट्रांजैक्शन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? तो इसलिए मैं ये ट्रांजैक्शन भी डिस्कस कर रहा हूं। तो वो क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किया, मतलब परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो? अगेन फॉर कैश मतलब मैंने पैसे देके खरीदे, बट उन्होंने क्वेश्चन के एंड में कहा है कि पेड बाय NEFT। पेड बाय NEFT मतलब मैंने बैंक ट्रांसफर किए, तो माय सेकंड एलिमेंट इज बैंक अकाउंट। गुड्स खरीदा एंड बैंक से पैसे दिए, तो ये 2 एलिमेंट क्लियर है, यस और नो, राइट? इसके अलावा और क्या है, GST, बट GST हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट कर रहा हूं। गुड्स परचेस कर रहा हूं तो परचेस इज व्हाट, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेसेस यानी कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेस अकाउंट इज माय डेबिट, यस और नो? तो परचेस अकाउंट को मैं डेबिट कहूंगा, राइट? अगर परचेस डेबिट है तो बैंक ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट, सो परचेस डेबिट बैंक क्रेडिट, ये क्लियर है। अब इमीडिएटली फटाफट में क्या करता हूं, GST कैलकुलेट करता हूं। तो कितने रुपए के गुड्स हमने खरीदे, 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 28% GST, तो 2 लाख का 28% GST इज कितना, 56,000। 2 लाख का 28% GST बना 56,000, उसमें से CGST आधा, SGST आधा, यानी कि 28,000 CGST, 28,000 SGST। तो CGST भी बन गया, SGST भी आ गया। अब CGST SGST डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो GST किस पर चार्ज हो रहा है, हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो ऑन गुड्स यानी कि परचेसेस पे चार्ज हो रहा है, तो परचेसेस डेबिट है इसलिए CGST भी डेबिट होगा, SGST भी डेबिट होगा, यस और नो? अगेन इनको हम जब जर्नल एंट्री में लिखेंगे तो हम उन्हें इनपुट कहेंगे या आउटपुट कहेंगे। तो मैं गुड्स खरीद रहा हूं, परचेसेस है कि नहीं, तो परचेस गुड्स आ रहे हैं तो परचेस इज माय इनपुट, तो इनको मैं जर्नल एंट्री में इनपुट CGST एंड इनपुट SGST कहूंगा। तो मेरी 9 तारीख की जर्नल एंट्री इस प्रकार बनेगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितने के गुड्स परचेस कर रहा हूं मैं, 2 लाख रुपए के, उसके साथ साथ इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 28,000, उसके साथ साथ इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 28,000 टू
बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने इनका पैसा एनईएफटी से बैंक से ट्रांसफर किया, कितना, इन तीनों का टोटल, यानी कि 2,56,000। मैं टोटल सामने वाले को गुड्स का 2 लाख प्लस जीएसटी का 56,000, ऐसे 2,56,000 रुपीज पे करूंगा। तो टू बैंक अकाउंट 2,56,000। नरेशन में हम लिखेंगे एज यूजुअल, बिंग गुड्स परचेस्ड एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। सिंपल है ये भी। चलते हैं 12 तारीख के ट्रांजैक्शन। 12 तारीख को वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे ₹90,000 एट 28% जीएसटी। सिंपल ट्रांजैक्शन है, ये आपसे बनना चाहिए होमवर्क। 15 तारीख पेड फॉर रेंट 5,000 एंड सैलरी 18,000। ये भी सिंपल है, ये भी आपसे बनना चाहिए। इट इज ऑल्सो होमवर्क, राइट? यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, राइट? नेक्स्ट 17 तारीख, ये भी सिंपल है बट हम डिस्कस करते हैं। पेड फॉर प्रोप्राइटर हाउस रेंट ₹12,000। पेड फॉर प्रोप्राइटर हाउस रेंट, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट? तो आपने क्या किया, पे किया। क्या पे किया? बड़ा ऑब्वियस, कैश। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट। बट किस लिए पे किया, रीजन क्या है? तो प्रोप्राइटर के घर का रेंट। तो प्रोप्राइटर यानी कि ओनर के घर का रेंट, इज इट बिजनेस का खर्चा? आंसर इज नो। ये बन गया पर्सनल खर्चा। आप ओनर का, प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे कर रहे हो, तो इट इज नो वे रिलेटेड टू द बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्चे को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। अगर आप बिजनेस से आपका कोई भी पर्सनल खर्चा करते हो तो इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो इसके एग्जांपल हमने पहले भी लिए कि आपने आपके बेटे की स्कूल की फीस पे की, बन गया ड्राइंग्स। आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया, बन गया ड्राइंग्स। यस और नो? आपने घर का रेंट पे किया, बन गया ड्राइंग्स, राइट? सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइंग्स। या आपने बिजनेस से गुड्स निकाले, बन गया ड्राइंग्स। या आपने बिजनेस से कैश निकाली, घर लेके गए, बन गया ड्राइंग्स। या आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, बन गया ड्राइंग्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप बिजनेस से पैसे निकाल के आपके घर का रेंट पे कर रहे हो, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, राइट? कहां से जा रहा है? कैश जा रही है, तो कैश इज माय फर्स्ट एलिमेंट। बट ये पैसा बिजनेस से जा रहा है, बट खर्चा बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है, खर्चा पर्सनल हो रहा है। तो उस पर्सनल खर्चे को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। बिजनेस से कैश जा रही है तो कैश इज गोइंग आउट, कैश इज माय फर्स्ट एलिमेंट। बट फॉर प्रोप्राइटर के घर का रेंट, तो ड्राइंग्स अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। यस और नो? अगर मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो कैश जा रही है, कैश इज क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट है तो ड्राइंग्स डेबिट है, राइट? ये मैंने पहले आपको पहली बार बहुत बार समझाया कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि उसके नाम में ही डेबिट है। ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। ड्राइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। कैपिटल मतलब आपने आपका पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिकेम योर कैपिटल, राइट? तो कैपिटल क्रेडिट है। उसका उल्टा ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मतलब आपने बिजनेस से पैसे निकाले, राइट? तो ड्राइंग्स विल ऑलवेज बी डेबिट, राइट? तो यहां पर कैश क्रेडिट है, कैश जारी है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसलिए कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट है इसलिए सेकंड एलिमेंट ड्राइंग्स इज ऑटोमेटिकली डेबिट, या ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही होता है। तो मेरे डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेटेड है, तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी 17 तारीख की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, बीइंग पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलते हैं 20 तारीख की ट्रांजैक्शन, राइट? ये पहली बार आई है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड ऑन 9th April एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी। क्या कह रहे, ध्यान से सुनो। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड ऑन 9th April, मतलब 9 अप्रैल को जो माल मैंने खरीदा था, या जो सामान या जो गुड्स मैंने खरीदे थे, उन्हीं गुड्स में से मैंने आधा सामान आज बेचा। बट बेचते वक्त मैंने क्या किया, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा, राइट? अब प्रॉफिट ऐड किया, बेचा, बट उस पर मैंने क्या किया, जीएसटी भी चार्ज किया, राइट? तो एक एक करके हम क्या करते हैं, पहले डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट करते, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते। कीप इट सिंपल, पहले डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट करो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर जर्नल एंट्री दे दो। सबको एक साथ करने जाओगे तो डिफिकल्ट होगा, राइट? तो पहले मैंने क्या किया, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स, ठीक है? मतलब मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो सेल्स इज माय फर्स्ट एलिमेंट। यस और नो? अब मुझे बताओ ये गुड्स बेच के पैसे आए क्या? तो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया फॉर कैश, एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैंने किसे गुड्स बेचे। तो क्लियर नहीं है कि मैंने पैसे लेके गुड्स बेचे या मैंने उधार गुड्स बेचे, राइट? तो इन दिस केस नाम है क्या सामने वाले पार्टी का, किसे बेच रहे हैं? नहीं, मतलब मैंने हवा में तो नहीं गुड्स बेचे, तो इसका मतलब है ये गुड्स मैंने पैसे लेके बेचे। हाँ, अगर उन्होंने कहा होता सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस ऑन 9th April एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी टू मिस्टर राजेश, तो नाम होता, तो हम मानते कि चलो नाम है, फॉर कैश नहीं बोला है मतलब उधार बेचा, बट नाम नहीं है। एंड फॉर कैश ये भी नहीं बताया है, तो नाम नहीं है, फॉर कैश नहीं है, तो हम
ये नहीं अज्यूम कर सकते ना उधार बेचा, अगर उधार बेचा तो किसे बेचा नाम होना चाहिए, नहीं है तो विल अज्यूम कि हमने इसे कैश लेके बेचा। तो सेल्स इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड गुड्स बेच के मेरे पास कैश आ रही है, कैश अकाउंट बिकेम माय सेकंड एलिमेंट, राइट। अब डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स विल बी क्रेडिट, यस और नो, गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स इज क्रेडिट एंड उसके बदले में मेरे पास कैश आ रही है तो कैश विल बी डेबिट, राइट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब मुझे बताओ कि हमने 9 तारीख को कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे, राइट। 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, जीएसटी को अलग रखो, डोंट मिक्स जीएसटी विद द गुड्स की प्राइस। तो हमने 9 तारीख को 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे। अब इस 2 लाख में से आधा मतलब कितना हुआ, 1 लाख का गुड्स मैं आज बेच रहा हूं, यस और नो। तो गुड्स सोल्ड इज 1 लाख, है कि नहीं। 9 तारीख को मैंने 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे। 9 तारीख की जर्नल एंट्री देखो, परचेसेस अकाउंट डेबिट इज 2 लाख। तो 9 तारीख को मैंने 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे। इस 2 लाख में से मैं आधा यानी कि 1 लाख रुपए का गुड्स आज बेच रहा हूं, तो गुड्स सोल्ड में लिख रहा हूं 1 लाख। बट मैंने ये 1 लाख रुपए के गुड्स 1 लाख में ही बेचे क्या? नहीं। कॉमन सेंस है, अगर मैं 1 लाख रुपए में गुड्स खरीद रहा हूं तो बेचते वक्त मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा। प्रॉफिट हम हमेशा ऐड करेंगे कि नहीं। तो मैं इस 1 लाख रुपए के गुड्स में क्या करूंगा, प्लस प्रॉफिट 20%। तो 1 लाख का 20% बना 20,000। तो 1 लाख के गुड्स में फाइनली कितने में बेच रहा हूं, 1,20,000। तो मेरी सेल्स की वैल्यू इज 1,20,000, यस और नो। तो सेल्स इज इक्वल टू 1,20,000। तो जो मेरा सेल्स अकाउंट क्रेडिट यहां पर दिख रहा है उसकी अमाउंट इज 1,20,000, राइट। बट अगेन इस सेल्स पर मैं क्या कर रहा हूं, जीएसटी चार्ज कर रहा हूं। आई एम चार्जिंग जीएसटी ऑन द सेल्स। तो मुझे जीएसटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जीएसटी का कैलकुलेशन किस पर होगा, 1,20,000 पर। कितना जीएसटी चार्ज कर रहा हूं, 28%। तो 1,20,000 का 28% इज 33,600। 1,20,000 का 28% जीएसटी बना 33,600, जिसमें से आधा सी जीएसटी यानी कि 16,800, आधा एसजीएसटी यानी कि 16,800। तो सीजीएसटी भी क्लियर है, एसजीएसटी भी क्लियर है, राइट। अगेन ये सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो इसका सिंपल आंसर है कि जीएसटी हम किस पर चार्ज कर रहे हैं, ऑन सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट है तो सीजीएसटी भी क्रेडिट होगा, एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। एंड जर्नल एंट्री में इस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को मैं कहूंगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। वाई आउटपुट, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं, सेल्स आर गोइंग आउट तो इट इज आउटपुट। तो ये आउटपुट पर मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूं, इसलिए इस सीजीएसटी एसजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कहेंगे हम हमारी जर्नल एंट्री में। तो अगर मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो सेल्स इज क्रेडिट, कैश इज डेबिट, सीजीएसटी इज क्रेडिट, एसजीएसटी इज क्रेडिट। तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी 20 तारीख की, राइट। क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, एक लौता डेबिट है, राइट, कैश अकाउंट डेबिट। सो मैं उसकी अमाउंट अभी नहीं लिख रहा हूं, राइट, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट से। तो कैश अकाउंट डेबिट, डोंट राइट द अमाउंट। 2 सेल्स अकाउंट, मैंने कितने का माल बेचा, 1,20,000, मेरी सेल्स की वैल्यू 1,20,000। 2 आउटपुट सीजीएसटी, मैं कितना सीजीएसटी चार्ज कर रहा हूं, तो मैं सीजीएसटी चार्ज कर रहा हूं 16,800। टू आउटपुट एसजीएसटी 16,800। अब इन तीनों क्रेडिट का टोटल डेबिट में आएगा एज 1,53,600। कितना आएगा, 1,53,600 एज माय कैश का अकाउंट या कैश का अमाउंट। मतलब जिस किसी को भी मैंने गुड्स बेचे, मैंने कहा 1,20,000 के गुड्स है, 16,800 सीजीएसटी है, 16,800 एसजीएसटी है, तीनों मिला के मुझे 1,53,600 पे करो। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेरा 20 तारीख का जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, 20 तारीख का नरेशन देंगे। तो नरेशन क्या होगा, नरेशन में मैं सिंपल इतना ही लिखूंगा, बिंग गुड सोल्ड एट 28% जीएसटी। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है कि एट प्रॉफिट वगैरह, उसको हम नरेशन में नहीं मेंशन करते। मैंने क्या किया, 1,20,000 रुपए में गुड्स बेचे जिस पर मैंने 28% जीएसटी चार्ज किया। तो यहां पर मेरी 20th की जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हुई, नरेशन भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं ऑन 25 तारीख, पेड फॉर वेजेस 1,500। सिंपल ट्रांजैक्शन है, डू इट एज होमवर्क, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। 25 तारीख की ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर 1,80,000 एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। सिंपल ट्रांजैक्शन है, अगेन यू हैव टू डू इट एज होमवर्क। मैंने फर्नीचर खरीदा और आरटीजीएस यानी कि बैंक से उसके पैसे दिए, प्लस उस फर्नीचर पर 12% से जब को जीएसटी कैलकुलेट करके आधा आधा सीजीएसटी एसजीएसटी करना है। तो ये भी सिंपल है, अगर डाउट होगा तो पहले वाले लेक्चर्स निकाल के देखो कि ये कैसे सॉल्व करना है, राइट। फिर 28 तारीख की ट्रांजैक्शन, सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फॉर 12,000, राइट। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, आपने 20,000 का पुराना फर्नीचर बेचा, राइट, फॉर 12,000।
तो पुराना फर्नीचर 20,000 था, मतलब आपने जब उसे खरीदा था तब वो 20,000 का था, बट आज आप बेच कितने में रहे हो? 12,000। तो जो 20,000 की वैल्यू है वो हमें कहीं पर मेंशन नहीं करनी। आज मैंने क्या किया, फर्नीचर बेचा, कितने में बेचा? 12,000 रुपए में बेचा। तो फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर इज माय फर्स्ट एलिमेंट, एंड उसे बेच के आप अगेन हवा में तो नहीं बेचा, किसे बेचा उसका नाम नहीं है, मतलब उसे बेच के मेरे पास कैश आई, तो कैश इज माय सेकंड एलिमेंट, गेटिंग इट। एंड जब मैं अमाउंट लिखूंगा तो उनकी अमाउंट कितनी आएगी? 12,000 रुपए। 20,000 को इग्नोर करो। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, आज आपने पुराना फर्नीचर बेचा, कितने में बेचा? 12,000 रुपए में बेचा। वो था कितने का? 20,000 का। सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ वो था कितने का। आज मैंने फर्नीचर 12,000 में बेचा, मेरे पास 12,000 कैश आई। इज इट क्लियर, राइट? तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? फर्नीचर मैं बेच रहा हूं, एंड दूसरा उसके बदले में मैं कैश ले रहा हूं, तो कैश इज माय सेकंड एलिमेंट, राइट? अगर डेबिट क्रेडिट की मैं बात करूंगा तो फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर क्रेडिट, यस और नो, एंड फर्नीचर क्रेडिट है तो कैश ऑटोमेटिकली डेबिट होगा, फर्नीचर क्रेडिट कैश डेबिट, यस और नो। तो मेरी 28 तारीख की जर्नल एंट्री सिंपली बनेगी, क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू फर्नीचर अकाउंट 12,000। नीचे मैं नरेशन में मेंशन करूंगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड, राइट? क्या सिंपली लिखूंगा? बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड या बीइंग फर्नीचर सोल्ड। सिंपल है 28 तारीख का जर्नल एंट्री। चलते हैं 30 तारीख की ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर दिस सम एंड फॉर दिस चैप्टर, सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹10,000 फॉर 15,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो फिर से जैसे हमने अभी 28 तारीख के बारे में किया था, वही 30 तारीख के बारे में हमें करना है। तो वो कह रहे हैं आपने 10,000 रुपए के शेयर 15,000 रुपए में बेचे एंड उसका पैसा आपको चेक से मिला। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं? मैं शेयर्स बेच के चेक से पैसा रिसीव कर रहा हूं, राइट? तो मेरे दो एलिमेंट क्या है? तो एक शेयर जा रहा है और उसके बदले में मेरे पास बैंक में चेक से पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, शेयर्स इज माई इन्वेस्टमेंट, तो मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट कह रहा हूं। एंड मेरा दूसरा एलिमेंट इज बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका पैसा चेक से मिलेगा, यानी कि बैंक अकाउंट में जमा होगा। इज इट क्लियर? बट जब मैं इनकी अमाउंट लिखूंगा तो मैं इनकी अमाउंट कितने लिखूंगा? 15,000 लिखूंगा, राइट? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने कितने में शेयर्स बेचे, तो आप बोलोगे 15,000 में बेचे थे। 10,000 के, मतलब आपने 10,000 में खरीदी किए थे, तो उसकी एंट्री ऑलरेडी हो गई है। आज आप क्या कर रहे हो? उस 10,000 के खरीदे हुए शेयर्स को 15,000 रुपए में बेच रहे हो। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो मैंने 15,000 में शेयर बेचे और मेरे पास 15,000 कैश आई या चेक आया। तो सिंपल मेरे दो एलिमेंट है, शेयर्स जा रहे हैं एंड बैंक में पैसा जमा हो रहा है। कितना? 15,000। तो मेरी 30 तारीख की जर्नल एंट्री, राइट? हाँ, उससे पहले हमने डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट यहीं से एग्रीगेट किए। तो यहां पर क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हम शेयर्स को बेच रहे हैं तो शेयर्स आर गोइंग आउट, तो शेयर्स विल बी क्रेडिट, एंड उसके बदले में बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, यस और नो? तो शेयर्स इज क्रेडिट, बैंक इज डेबिट। तो मेरी लास्ट एंट्री 30 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 15,000। जो 10,000 वैल्यू है मैं उसे कहीं पर नहीं लिखूंगा। 10 के शेयर थे, 15 में बेचे, 10,000 में खरीदे थे, आज कितने में बेचे? 15,000 में बेचे। तो मेरे बैंक में कितना पैसा जमा होगा? 15,000, राइट? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट 15,000। नरेशन में लिखूंगा बीइंग सोल्ड शेयर्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, राइट? तो यहाँ पर मेरा 30 तारीख का एंट्री कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारा ये सम डिस्कस करके कंप्लीट हुआ। बची हुई ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी, 1 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 25 तारीख, ये आपको होमवर्क के लिए करनी है, फिर इसका टोटल करना है, राइट? प्लस हमने अभी तक जितने भी सम सॉल्व किए हैं उनको क्या करो? स्टार्ट रिवाइजिंग देम। खुद से जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, जब तक सिर्फ मेरे लेक्चर्स देख के सॉल्व करोगे तो नहीं चलेगा। सॉल्व ऑन योर ओन, एंड अगर डिफिकल्टी होगी तो फिर उस सम के लिए उसका लेक्चर आप प्ले करके देख सकते हो, सॉर्ट नो, राइट? पहली बार मेरे साथ सॉल्व करो, दूसरी बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, डाउट होगा तो फिर लेक्चर देखो। गेटिंग इट और नॉट, राइट? चलो, तो फिर यहाँ पर हमारा आज पहला टॉपिक यानी कि जर्नल कंप्लीट हुआ। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, राइट? चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।